दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश रूस में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामिक बैंक शुरू करने की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से इस्लामिक बैंक रूस में आधिकारिक तौर पर काम करने लगेंगे। 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने इस कानून पर हस्ताक्षर किया था, यानी इस कानून को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी थी। और इसके बाद अब 1 सितंबर से रूस के 4 गणराज्यों में इस्लामिक बैंक काम करने लगेंगे। इसीलिए आज हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुतिन ने जो इस्लामिक बैंक खोलने का फैसला किया है वो मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश है या फिर उनकी कोई और मजबूरी है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस्लामिक बैंक क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि पुतिन ने आखिर इस्लामिक बैंक खोलने का ये फैसला क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले जानते हैं इस्लामिक बैंक आखिर होते क्या हैं। दोस्तों रूस ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसका पायलट प्रोग्राम जो है 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों तातरास्तान, बशकोर्तोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यानी 4 गणराज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। उसके बाद पुतिन आकलन करेंगे, अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बाकी रूस में लागू किया जाएगा। दोस्तों ये जो चारों राज्य हैं इनके पास इस्लामिक जो फाइनेंस है इसको चलाने का पहले से ही अनुभव है, इसीलिए इन चारों राज्यों में सबसे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस्लामिक बैंक होते क्या हैं। दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग जो होता है ये एक तरह से शरिया कानून के तहत ये इस्लामिक बैंकिंग जो है होता है ये काम करता है। इस्लामिक कानून प्रणाली में सूदखोरी और लेन देन और ब्याज वसूलने पर रोक है। आपको पता होगा कि इस्लाम जो है वो सूदखोरी को यानी ब्याज पर पैसा लगाने या ब्याज वसूलने को हराम मानता है, यानी गलत मानता है। इसीलिए इस्लामिक बैंक में सबसे पहली बात ये होती है इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा, यानी न बैंक ब्याज लेगा न कस्टमर को ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद इसमें यह है कि ये एक परंपरागत रूप से वित्त ऋण आधारित बैंकिंग है जिसमें ग्राहक लेन देन से जुड़े सभी जोखिम का दायित्व खुद वहन करेगा। यानी इसमें दूसरी बड़ी बात जो है इस्लामिक बैंक में ये होती है अगर बैंक को नफ़ा होता है तो वो उनके अपने ग्राहकों में बांटा जाएगा, अगर नुकसान होता है तो इसका असर ग्राहकों को भी पड़ेगा, यानी ग्राहकों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा होता है कि इस्लामिक बैंक जो होता है वो संपत्ति प्रॉपर्टी के आधार पर काम करता है, यानी इसका जो काम होता है वो बैंकिंग में जो इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं उसमें इसके कस्टमर भी हिस्सेदार होते हैं इस्लामिक बैंकिंग के तहत में। इसीलिए ये जो बैंकिंग होता है इस्लामिक में इसमें जोखिम भी रहता है और इसमें फ़ायदे भी होते हैं, दोनों तरह का रहता है। दोस्तों अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है उसमें इस्लामिक फाइनेंस में रूसी एसोसिएशन ऑफ एक्सपर्ट की कार्यकारी सचिव जो है मदीना कलीमुल्लिना ने बताया कि कोई भी बैंक ग्राहक की वित्तीय समस्याओं और दिवालियेपन से लाभ नहीं उठा सकता है जो अक्सर पारंपरिक वित्त में होता है। यानी इस इस्लामिक बैंक जो होता है इसमें ग्राहकों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखा जाता है। इसमें ग्राहक जो होते हैं वो दिवालियेपन का अगर का शिकार होता है कोई इसका ग्राहक तो उसका फ़ायदा बैंक नहीं उठाते हैं, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। तो इस्लामिक बैंक जो होते हैं इसमें कई चीज़ें जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, यानी उसमें निषेध है, यानी उसमें प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसमें होता है कलीमुल्लानी के मुताबिक इस्लामिक वित्त साझेदारी आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है जो पारंपरिक वित्त में शायद ही कभी होता है। इस्लामिक बैंकिंग में शराब, तंबाकू, जुए और समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को पैसा उपलब्ध नहीं करवाती। यानी इस्लामिक बैंक के तहत अगर आप चाहेंगे कि हम शराब फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा कर्ज ले लें या तंबाकू फैक्ट्री खोलने के लिए, सिगरेट बनाने के लिए या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो इस्लाम के तहत प्रतिबंधित है, अगर आप चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम इस बैंक से ऋण कर्ज लें तो वो आपको इस बैंक से नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अंतर यह होता है इस्लामिक बैंक में कि सट्टेबाजी और वित्तीय डेरिवेटिव या फिर बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। यानी इस्लामिक बैंकिंग में जो एक अलग बात है कि ये बैंक सट्टेबाजी जैसे जो काम होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होती है, उस तरह के जो काम होते हैं इसके लिए फाइनेंस नहीं करती है। इसकी वजह से इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि ये इस्लामिक बैंक जो इसके जो आर्थिक संकट में फंसने की जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। अक्सर बैंक बिना संपत्ति के या उसकी कीमत से कहीं ज़्यादा कर्ज प्रदान करते हैं जो बाद में उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। यानी जो नॉर्मल बैंकिंग जो होते हैं वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी आदमी जो है उसकी प्रॉपर्टी है उससे कई बार ज़्यादा भी फाइनेंस कर दिया जाता है। इसकी वजह से कई बार
जो बैंकिंग नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होते हैं उसमें बैंक एनपीए लोन जो हो जाता है, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो कर्ज चुका नहीं पाते, इस वजह से बैंक जो होते हैं आर्थिक संकट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक में इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ग्राहकों को जो लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, वो ग्राहकों की प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया जाता है। ये इसको फ़ायदा कहिए या नुकसान कहिए ग्राहकों के लिए, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको लोन मिलेंगे और इसके नियम और शर्तें काफ़ी कड़े होते हैं। इसलिए ग्राहक इस्लामिक बैंक का पैसा एनपीए नहीं कर सकता, यानी वो पैसा खा नहीं सकता है। इसके अलावा जो बातें होती हैं कि आखिर रूस जो है इस्लामिक बैंकिंग क्यों शुरू कर रहा है, इस पर अब हम बात करते हैं। दोस्तों, रूस के सबसे बड़े ऋणदाता सरबैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओलेग गनीव ने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि जो है रूस में 40% तक देखा गया है। इसके अलावा कथित तौर पर कहा, उन्होंने एक दावा किया है कि रूस में मतलब 2025 तक जो है इस्लामिक बैंक जो दुनिया भर में है, इनका जो प्रॉपर्टी है, इनका जो कारोबार है, वो $7.7 ट्रिलियन मूल्य तक का हो जाएगा। तो कलीमुल्लानी ने कहा कि बढ़ते बाजार को विनिमय और विनिवेशकों और ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी ये जो बाजार जो बढ़ रहा है इसमें ग्राहकों की सुरक्षा की भी ज़रूरत है। लेकिन इस्लामिक वित्त बाजार बंधक वित्त पोषण और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य सहायता कार्यक्रमों के लाभों का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वे सभी शरीयत के विपरीत ब्याज वाले ऋणों पर आधारित हैं। यानी इसमें यह होता है कि इस्लामिक बैंकों में कि जो जैसे मान के चलिए कोई गवर्नमेंट बैंक बैंकिंग प्रणाली जनरली कैसे काम करता है कि गवर्नमेंट बैंक्स को अगर पैसे दे रही है तो गवर्नमेंट कर्ज सूद लेती है, या फिर बैंक के जो गवर्नमेंट को पैसा देता है बैंक पैसे वसूलता है। इसके अलावा जो सरकार जो अलग अलग कार्यक्रम चलाती है उन सब में जो सरकार बैंकों की तरफ से फाइनेंस किया जाता है, बाकायदा सरकार की तरफ से सूद के साथ उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन इस्लामिक बैंक में जो होता है ऐसा नहीं होता, इसीलिए इस्लामिक बैंक का जो पैसा होता है वो फंसता नहीं है सरकार के पास। इसके अलावा क्या होता है, वे सभी शरीयत मतलब जो भी इस्लामिक बैंक का सबसे बड़ा है कि जो भी ब्याज वाले जो भी काम होते हैं इस्लामिक बैंक में ऐसे काम नहीं होते हैं। लिहाजा अब रूस को ये लग रहा है कि इस तरह से अगर हम इस्लामिक बैंक को बढ़ावा देते हैं तो इस्लामिक बैंक जो हमारे लिए एक मुनाफे का सौदा होगा। ऐसा क्यों होगा ये हम बताते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है कि रूस पे जो है पश्चिमी देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। याद होगा आपको 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था उसको रूस ने क्या किया था, अपने कब्जा कर लिया था, अपने रूस में मिला लिया था। उसको क्रीमिया को एक स्वतंत्र हिस्सा मानता है रूस। उसके बाद 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था, काटा था रूस ने, उसके बाद पश्चिमी देशों ने पहली बार रूस पे काफ़ी ज़्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद से रूस को क्या हुआ, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ गया और उसके बाद से ही रूस जो है इस्लामिक बैंक अपनाने को लेकर के विचार करता आया है। लेकिन जब पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला किया था, उसके बाद जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तमाम वित्तीय प्रणाली से रूस को बाहर कर दिया, उसके बाद रूस जो है गंभीरता से इस्लामिक बैंक खोलने को लेकर के विचार करने लगा। और अब जाकर के 4 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने इस्लामिक बैंक जो कानून है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और कानूनी तौर पर रूस में इस्लामिक बैंक शुरू हो जाएंगे। 4 जो रूसी गणराज्य हैं वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्लामिक बैंक शुरू हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लामिक बैंक के साथ सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि याद होगा कि जब 2008 में आर्थिक संकट आया था, अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसका असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ा था, उसमें इस्लामिक बैंक जो हैं, जो इस्लामिक कई देशों में इस्लामिक बैंक चलते हैं, उन इस्लामिक बैंकों पर उस आर्थिक संकट का कोई असर नहीं पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है वही ब्याज पर कारोबार नहीं करना। तो राष्ट्रपति पुतिन जो है इससे प्रभावित है। राष्ट्रपति पुतिन को लगता है कि अगर हम इस्लामिक बैंक को रूस में बढ़ावा देंगे तो जो अलग अलग देशों के सैंक्शंस लगते हैं रूस के ऊपर में, पश्चिमी देशों के खास करके, उन सैंक्शंस के प्रभाव रूस पर कम से कम पड़ेगा, यानी नगण्य रहेगा। इसीलिए रूस जो है इस्लामिक बैंकिंग को शुरू कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा इस्लामिक बैंक जो हमने आपको स्टार्ट में सवाल किया था कि क्या इस्लामिक बैंक शुरू करना मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश है या मजबूरी है, देखिए ये दोनों है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस्लामिक बैंक शुरू करने का जो रूस का मकसद है उससे रूस की वित्तीय समस्या जो है वो कुछ खास हद तक सुलझने वाली नहीं है, यानी रूस को फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस्लामिक बैंक शुरू करने से रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से तुरंत सही हो जाएगा। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत हद तक जो टिकी हुई है, यानी पिछले 1.5 साल से प्रतिबंधों को झेलते हुए भी रूस की अर्थव्यवस्था अगर खड़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस के पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस का होना।
यानी ऊर्जा को बेच करके यानी तेल और गैस को बेच करके रूस जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। याद होगा आपको कि भारत जो है वो भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, चीनी भी खरीदता है, इससे चला रहा है। लेकिन इस्लामिक बैंक खुलने से होगा ये कि रूस जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ से शिफ्ट होते होते मध्य पूर्वी देश जो है, इस्लामिक देश जो है, वहां पे अपनी अर्थव्यवस्था को उन देशों के साथ कनेक्ट कर लेगा। यानी इस्लामिक बैंक खुलने से क्या होगा, मध्य पूर्व जो देश हैं, मिडिल ईस्ट जो है, उसके जो बैंक जो हैं, कई सारे इस्लामिक देशों में इस्लामिक बैंक चलते हैं, वो रूसी बैंकों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, इनके कारोबार शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कि रूस में जो अमेरिकी कंपनियां के निकलने से या पश्चिमी देशों की कंपनियों के निकलने से जो रूस में जो निवेश कम हुआ है, वो रूस में निवेश जो है वो फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि इस्लामिक देश जो है वो अपने बैंकिंग के तहत रूस में निवेश करना शुरू कर देंगे। तो रूस को दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश दुनिया में जो धीरे धीरे हर 5 साल 10 साल पे जो आर्थिक संकट आते रहता है, उससे रूस इस्लामिक बैंक के जरिए बचने की कोशिश करेगा, यानी बच सकता है। दोस्तों, रूस को इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा ये परिवार जो बन रहा है ये धीरे धीरे विस्तार करे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।